यूरिनरी सिस्टम एक ऐसा ऑर्गन सिस्टम है जिसका मेन मकसद बॉडी से वेस्ट को निकालना है, यानी एक्सक्रीशन की जैसे हम पहले डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से रिमूव किया जाता है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, मतलब कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उनको बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करेगा। ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम को अगर देखा जाए कि इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो इस स्केच में हमें नजर आ रहा है कि यूरिनरी सिस्टम के अंदर पेयर ऑफ किडनी मौजूद है, और किडनी को मजीद अगर देखा जाए तो इसमें मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स मौजूद हैं। किडनी का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट उसके नेफ्रॉन होते हैं, और किडनीज के अंदर जो ब्लड एंटर होगा वो थ्रू रीनल आर्टरी एंटर होगा, और जब लीव करेगा तो थ्रू रीनल वेन लीव करेगा। रीनल आर्टरी से ब्लड एंटर होगा किडनी के अंदर, जहाँ पे उसकी फिल्ट्रेशन होगी। फिल्ट्रेशन होने के बाद जो यूरिन है या वेस्ट है वो यूरिटर के जरिए से किडनी से बाहर निकल आएगा, और फिर इसके बाद ये यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होगा और यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा के जरिए यहाँ से रिमूव होगा, और जो ब्लड फिल्टर हो चुका होगा, जो क्लीन ब्लड होगा, वो रीनल वेन के जरिए से किडनी से बाहर निकलेगा। तो ये एक थोड़ा जनरल स्केच है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे फंक्शन करता है। अब इस चीज का क्या सबूत है कि हमारी बॉडी की जो फिल्ट्रेशन है उसमें किडनी का इंपॉर्टेंट रोल है, ये चीज हमें कहाँ से साबित होती है? तो इसका अंदाजा इस चीज से लगाया जा सकता है कि अगर किडनी के वेट पे नजर डाली जाए तो इसका वेट पूरी बॉडी के 1% तक है, लेकिन जब भी हमारे दिल की धड़कन होती है, जब भी एक कार्डियक साइकिल होगा, तो 20% ब्लड किडनी के अंदर जाएगा। तो ये इस चीज का सबूत है कि किडनी को इतना ज्यादा ब्लड क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि उसने फिल्ट्रेशन करनी है, और फिल्ट्रेशन के लिए जरूरी होता है कि ब्लड प्रेशर के साथ आए, ज्यादा ब्लड आए और प्रेशर के साथ आए, ताकि उसकी जहां से फिल्ट्रेशन हो सके। ब्लैडर में जब यूरिन इकट्ठा होता है तो ये फौरन से यूरिथ्रा के जरिए से रिमूव नहीं होता, बल्कि जो अडल्ट मैमल्स होते हैं उनके अंदर जो एबिलिटी है कि वो यूरिन को बॉडी के अंदर या ब्लैडर के अंदर जमा कर सकते हैं, उसको कुछ टाइम के लिए स्टोर किया जा सकता है। बच्चों के अंदर ये चीज नहीं होती, कॉन्शियसनेस नहीं होती, लेकिन जो अडल्ट होते हैं उनके अंदर जो होता है। और ये कैसे कंट्रोल करते हैं? इस पॉइंट पे ब्लैडर और यूरिथ्रा की जंक्शन पे कुछ स्फिंक्टर मसल मौजूद होते हैं, और इन स्फिंक्टर मसल्स की मदद से ये इसको कंट्रोल करते हैं कि जी यूरिनेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या उसको रोका जा सकता है इस चीज से। इसके बाद किडनी को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि किडनी का बेसिक स्ट्रक्चर किस तरह का है। ओवरऑल किडनी को हम मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मेन पार्ट जो है वो मेडुला और कॉर्टेक्स है। इनर पार्ट को हम मेडुला कहेंगे, और जो आउटर पार्ट है उसको कॉर्टेक्स कहा जाता है, और किडनी के बाहर जो कवरिंग है उसको कैप्सूल का नाम दिया जाता है। तो इस पॉइंट पे कॉर्टेक्स और मेडुला, कॉर्टेक्स के अंदर कॉर्टेक्स मेडुला जंक्शन के ऊपर बहुत सारे नेफ्रॉन्स मौजूद होते हैं, और जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि किडनी का जो मेन फंक्शनल यूनिट है वो उनके नेफ्रॉन होते हैं। जो भी फिल्ट्रेशन होनी है वो नेफ्रॉन के अंदर होनी है। कैसे होती है इसको अभी हम डिस्कस कर लेंगे। फिर बस इतना पॉइंट आप याद रखें कि जो फिल्ट्रेशन है उसमें मेन रोल नेफ्रॉन करते हैं, नेफ्रॉन प्ले करते हैं। नेफ्रॉन फिल्ट्रेशन करेंगे, और फिल्ट्रेशन करने के बाद जितना भी फिल्टर होगा, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा, वो इस जगह पे आके इकट्ठा हो जाएगा। इस पॉइंट को नाम दिया जाता है रीनल पेल्विस का। यहाँ पे इकट्ठा होने के बाद बहुत सारे जो नेफ्रॉन्स हैं उनका मटेरियल यहीं पे इकट्ठा होगा, और इसके बाद रीनल पेल्विस से जो यूरिन है या जो हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है, वो इस यूरेटर के अंदर आ जाएंगे, और यूरेटर के बाद हमें पता है कि ये यूरिनरी ब्लैडर में जाएंगे, वहां पे कुछ टाइम के लिए स्टोर हो सकते हैं, और इसके बाद ये बॉडी से बाहर चले जाएंगे थ्रू यूरिथ्रा। ऐसे नेफ्रॉन जो कि कॉर्टेक्स रीजन पे मौजूद होते हैं उनको कॉर्टिकल कहते हैं। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स दैट आर प्रेजेंट एट द कॉर्टेक्स ऑफ किडनी। और ऐसे नेफ्रॉन जो कि कॉर्टेक्स और मेडुला के जंक्शन पे मौजूद होते हैं उनको जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन कहा जाता है। यहाँ पे ये देखें जी, कॉर्टिकल नेफ्रॉन दिखाया गया जिसका जो मेजर पार्ट है नेफ्रॉन का वो कॉर्टेक्स रीजन में मौजूद है। ये जो लाइट पिंक कलर में है ये कॉर्टिकल रीजन है, और नीचे जो है वो मेडुला दिखाया हुआ है। यहाँ पे पॉइंट आउट भी किया हुआ है कि रीनल कॉर्टेक्स है और नीचे रीनल मेडुला है। तो जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है ये कॉर्टिकल रीजन में मौजूद होंगे,
और जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स हैं, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स ये कॉर्टेक्स और मेडुला के जंक्शन पे मौजूद है, जहाँ पे उनका कुछ हिस्सा जो है वो कॉर्टेक्स में है और बाकी पार्ट इनका मेडुला के अंदर मौजूद होगा। और अगर इसको गौर से देखें तो जक्स्टरी मेडुलरी नेफ्रॉन्स के अंदर लूप ऑफ हेनले, ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये काफी लंबा होता है, काफी वास्ट है एज कम्पेयर टू कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। और इस वजह से जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन है इनमें यूरिन बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड प्रोड्यूस होती है। ये पॉइंट आपको थोड़ी देर तक क्लियर हो जाएगा, इसके बाद दोबारा फिर हम इस डायग्राम पे आएंगे उस पॉइंट को मजीद क्लियर करने के लिए। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा गौर कर लेते हैं कि नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में बेसिक चीजें क्या होती हैं। इन ईच नेफ्रॉन इनर एंड फॉर्म अ कप शेप स्वेलिंग कॉल्ड बोमन कैप्सूल। जो इसका इनर एंड है नेफ्रॉन का, कप शेप स्वेलिंग है यहाँ पे, और इस स्वेलिंग को क्या नाम दिया गया है जी, बोमन कैप्सूल। इस बोमन कैप्सूल के अंदर ये ग्लोमेरुलस दिखाया गया है, और ग्लोमेरुलस बेसिकली क्या चीज है, ये बॉल ऑफ कैपिलरीज है। यहाँ पे बहुत सारी कैपिलरीज इकट्ठी हुई है जिन्होंने एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, और ग्लोमेरुलस के इर्द गिर्द जो है वो बोमन कैप्सूल मौजूद है। ब्लड कैपिलरीज हैं, इन ब्लड कैपिलरीज को ब्लड प्रोवाइड किया जाता है थ्रू एफरेंट आर्टरियोल्स, और इससे जब ग्लोमेरुलस से जब ब्लड निकलेगा तो ये कैसे निकलेगा, थ्रू इफरेंट आर्टरियोल्स। जो लेके आ रही हैं उनको हम एफरेंट आर्टरियोल्स का नाम देंगे, और जब लीव करेंगे तो थ्रू इफरेंट आर्टरियोल्स। बोमन कैप्सूल के बाद जो नेफ्रॉन है वो मजीद कंटिन्यू रहेगा। कैसे, सबसे पहला पोर्शन उसका प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है, जैसे हम प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल भी कह सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा उलझी हुई ट्यूब होती है। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, देन लूप ऑफ हेनले, ये लूप लाइक स्ट्रक्चर जो बन गया है इसे हम लूप ऑफ हेनले कहेंगे, और जो आर्म इसका नीचे जा रहा है इसे हम कहेंगे डिस्टेंडिंग लिम्ब, और इसके बाद जो दोबारा ऊपर उठेगा तो हम इसे असेंडिंग लिम्ब कहेंगे। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के बाद डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, और डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के बाद फिर कलेक्टिंग डक्ट आ जाती है। स्टूडेंट्स, अगर आप कलेक्टिंग डक्ट पे गौर करें तो इसमें आपको ये बहुत सारे पॉइंट्स दिखाए हुए हैं। एक नेफ्रॉन के साथ आपको ये कनेक्शन नजर आ रहा है, तो ये बाकी पॉइंट्स किस चीज के लिए, ये इस चीज को शो करता है कि जो कलेक्टिंग डक्ट है वो हर नेफ्रॉन की इंडिविजुअल नहीं होती, बल्कि डिफरेंट तरह के जो नेफ्रॉन्स हैं वो अपना प्रोडक्ट एक कलेक्टिंग डक्ट के अंदर डाल सकते हैं, वो शेयर करते हैं। बहुत सारे जो नेफ्रॉन्स हैं वो कलेक्टिंग डक्ट आपस में शेयर कर सकते हैं। ये तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हो गया जी। बोमन कैप्सूल, देन proximal tubule, loop of Henle, distal tubule and collecting duct। इसके बाद अगर हम ब्लड कैपिलरीज पे गौर करें तो ये ग्लोमेरुलस, एफरेंट आर्टरियोल्स, देन ग्लोमेरुलस, इफरेंट आर्टरियोल्स। इफरेंट आर्टरियोल्स जब यहाँ से निकलेंगी तो वो ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स के इर्द गिर्द काफी जो है वो बंच ऑफ कैपिलरीज बन जाएंगी, और इनको क्या नाम दिया जा रहा है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। डिस्टल के इर्द भी हो सकता है और बाकी जगह पे भी है। और इसके अलावा जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स हैं जिसका अभी हम जिक्र कर चुके हैं, उनमें हमें पता है लूप ऑफ हेनले काफी वास्ट होता है, बहुत नीचे तक गया हुआ होता है, तो उसके ऊपर भी जो है अलहदा से कैपिलरीज मौजूद होंगी, और उन कैपिलरीज को हम क्या नाम देंगे, वासा रेक्टा। ये जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन में ज्यादा क्लियर होगा कॉर्टिकल नेफ्रॉन की निस्बत। तो जनरल स्केच है, इसको आप बार बार गौर से देखें, इसको ड्रा करने की भी कोशिश करें। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पास्ट पेपर्स में अगर आप देखें तो ये बार बार रिपीट होता है, तो इसको आप अच्छी तरह से देख लें। अब इसके फंक्शंस की तरफ चलते हैं कि इसमें क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है वो नेफ्रॉन है, और किडनी का फंक्शन क्या है, फिल्ट्रेशन। तो नेफ्रॉन फिल्ट्रेशन में कैसे रोल प्ले करता है, फिल्ट्रेशन इसमें कैसे होती है। जी पहला पॉइंट है फिल्ट्रेशन का, ये थोड़ा सा इसको ब्रॉड करके दिखाया हुआ है। ये बोमन कैप्सूल है, और बोमन कैप्सूल के अंदर ये ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस के लिए ये जो जिस ब्लड वेसल से जी आ रहा है, एफरेंट आर्टरियोल्स हाई प्रेशर के साथ मेंशन किया हुआ है। इसके अंदर जो ब्लड एंटर होगा वो बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ एंटर होगा, और ये जो है वो इफरेंट आर्टरियोल्स है। ब्लड कैपिलरीज
इन जनरल भी अगर आप इसको देख चुके हो, फर्स्ट ईयर में इसको काफी डिटेल में दिखाया गया कि इनकी वॉल्स बहुत ज्यादा थिन होती हैं, इनमें पोर होते हैं। तो जब प्रेशर के साथ ब्लड इसके अंदर दाखिल होगा तो इसके जो पोर है वहां से बहुत सारा मटेरियल निकल जाएगा और वो मटेरियल बोमन कैप्सूल के अंदर चला जाएगा। तो इसे हम प्रेशर फिल्ट्रेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर के साथ आ रहा है और उसी वजह से ही यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगी और मटेरियल ग्लोमेरुलस से या ब्लड कैपिलरी से निकलकर बोमन कैप्सूल के अंदर एंटर हो जाएंगी। यहाँ से निकलने के बाद मटेरियल कहाँ पे आ चुका है, बोमन कैप्सूल के अंदर, के नेफ्रॉन के अंदर एंटर हो चुकी है चीजें। फिल्ट्रेशन के बाद ये बोमन कैप्सूल में फिल्ट्रेट एंटर हुआ तो इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं फिल्ट्रेट में। इसमें ग्लूकोज हो सकता है, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन, विटामिन, लैक्टेट, यूरिया, यूरिक एसिड। जो मेन जिस चीज की हम बात करें नाइट्रोजनस वेस्ट, वो उसमें यूरिया, यूरिक एसिड, ये मेन चीजें हैं जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट है जिनको बॉडी से बाहर रिमूव करना है। लेकिन इसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें भी मौजूद हैं। तो इसके बाद बोमन कैप्सूल के बाद ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से जब ये चीजें निकलती हैं तो बहुत सारी चीजें रीअब्सॉर्ब हो जाती हैं, जो फायदेमंद चीजें हैं वो निकाल दी जाती हैं और क्या क्या बाकी रह जाता है, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटाइन एंड सम ड्रग्स, जो भी वेस्ट है वो उसके अंदर रह जाएंगे। इसके बाद जब ये लूप ऑफ हेनले में जाएगा तो अगर पानी की कमी है बॉडी के अंदर, बॉडी ये जरूरत महसूस कर रहा है, बॉडी के अंदर जरूरत है पानी की, पानी रिटेन करना है, तो जो पानी एक्सेस वाटर है वो यहाँ से रीअब्सॉर्ब कर दिया जाएगा, पानी बाहर निकल आएगा और यूरिया अब इसके अंदर रह जाएगा, जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट है उसके अंदर चले जाएंगे। इसके बाद जब वो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से लिंग ऑफ हेनले से गुजरेगा तो यहाँ से सोडियम, पोटेशियम या कुछ साल्ट को भी एक्टिवली बाहर निकाल दिया जाएगा और बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो यहाँ से डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और फिर कलेक्टिंग डक्ट, और कलेक्टिंग डक्ट से फिर हमें पता है कि किडनी के पेल्विस में चले जाएंगे, वहां से फिर यूरिटर और यूरिटर से फिर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर और वहां से यूरिटर से बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। वेस्ट प्रोडक्ट है उनको बॉडी से निकालना है। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या रखी जाए, यानी वो डाइल्यूटेड हो या वो कॉन्सेंट्रेटेड हो। कॉन्सेंट्रेटेड इस चीज को हम ज्यादा आसानी से समझ सकते हैं कि जब हम रोजे की हालत में होते हैं तो खास तौर पे अफ्तार से थोड़ा टाइम पहले तक आप देख लें, सहरी टाइम तो हमने बहुत ज्यादा पानी पिया हुआ होता है और उस टाइम जो यूरिन है वो बहुत डाइल्यूटेड होती है। डाइल्यूटेड यूरिन का अगर आप देखना चाहें कि जब आपने बहुत ज्यादा पानी पिया हुआ हो और उस टाइम जब आप यूरिनेट करते हैं तो वो यूरिन डाइल्यूटेड है, उसका कलर बिल्कुल भी येलोविश नहीं होता या लाइट येलो कलर होगा। और जब जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है, टाइम गुजरता जाता है और अफ्तार से कुछ टाइम पहले तक अगर आप देखें तो उसमें यूरिन का कलर बहुत डार्क येलो होगा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। तो इस चीज को कैसे कंट्रोल किया जाता है, इस चीज को कैसे हमारी बॉडी मैनेज करती है कि कब कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन हो और कब कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन जो है वो प्रोड्यूस ना हो। तो इस चीज को रेगुलेट किया जाता है और जिस प्रोसेस से ये चीज रेगुलेट की जाती है उसे हम काउंटर करंट मल्टीप्लायर कहते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन कब प्रोड्यूस होगी, जब इस पॉइंट पे यानी लूप ऑफ हेनले से वाटर ज्यादा से ज्यादा रीअब्सॉर्ब कर दिया जाए, तो उसमें वेस्ट प्रोडक्ट ज्यादा रह जाएंगे, पानी की कंटेंट्स कम होंगी तो यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड होगी। और डाइल्यूटेड यूरिन कब होगी, जब वाटर की रीअब्सॉर्प्शन बिल्कुल ना होने के बराबर हो या बहुत कम हो, तो उससे जो यूरिन होगी वो डाइल्यूटेड होगी, उसकी अमाउंट ज्यादा होगी, वॉल्यूम ज्यादा होगा, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन उसकी कम होगी, वो डाइल्यूटेड होगी। तो मतलब मेन जो पॉइंट है यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए वो ये रीअब्सॉर्प्शन है, वाटर की रीअब्सॉर्प्शन, और ये कहाँ पे हो रही है, लूप ऑफ हेनले के अंदर। तो लूप ऑफ हेनले हम अभी पहले देख चुके हैं कि जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स के अंदर लूप ऑफ हेनले का साइज बड़ा होता है और कॉर्टिकल नेफ्रॉन में ये साइज इतना ज्यादा नहीं होता। लेकिन जी जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन में ये काफी बड़ा है लूप ऑफ हेनले और कॉर्टिकल नेफ्रॉन में इसका साइज इतना बड़ा नहीं होता। इसका मतलब है कि कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन की प्रोडक्शन में जो मेन रोल है वो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन का है। अब ये देख लेते हैं कि जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन किस तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करता है। अगर आप गौर से देखें तो इसका जो प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल तक का पोर्शन है वो रीनल कॉर्टेक्स के अंदर है और इसका जो लूप ऑफ हेनले है वो रीनल मेडुला के अंदर है। जैसे जैसे
कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ हम जाएं, कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ जैसे जैसे मूव करें तो देखिए कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। ये कलर जो शो किया हुआ है लाइट पिंक, डार्क पिंक, ये उसके इर्द गिर्द यानी किडनी का जो अपना इंटरस्टिशियम है, इसके जो अपने सेल्स हैं उनके दरमियान का जो फ्लूइड है उसकी कॉन्सेंट्रेशन में भी इजाफा हो रहा है, उसमें भी यूरिया, उसमें भी बहुत सारे साल्ट्स मौजूद होते हैं। तो जैसे जैसे हम कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन में इजाफा होता जाएगा। इस कॉन्सेंट्रेशन में इजाफा होने से क्या चीज होगी जी? अब देखिए बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ये बात मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। हाइपोऑस्मोटिक एनवायरनमेंट, या हम इसे कह सकते हैं कि हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट, तो ये वाली कंडीशन है। अब बाहर अगर साल्ट ज्यादा है, इसका मतलब है बाहर जो एनवायरनमेंट है वो हाइपरटोनिक है, बाहर साल्ट ज्यादा है और अंदर साल्ट कम है, तो वाटर अंदर से बाहर जाएगा, नेफ्रॉन से बाहर जाएगा, क्योंकि बाहर साल्ट ज्यादा है। वाटर हमेशा मूव करता है फ्रॉम लो साल्ट कंसंट्रेशन टू हाई साल्ट कंसंट्रेशन। ठीक, या अगर हम दूसरी लफ्जों में बात करें कि वाटर अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, जी यहाँ से वाटर मूव करता जाएगा क्योंकि बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो जितना ज्यादा लूप ऑफ हेनले का साइज होगा उतनी ज्यादा वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी। तो ये इसी वजह से हम कह रहे हैं कि जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन की प्रोडक्शन के अंदर। इसके बाद ये सारा कुछ हो रहा है जी डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर, लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और इसके बाद जब डिसेंडिंग लिम्ब में जाते हैं तो उसमें वाटर को बाहर नहीं जाने दिया जाता, और इस पॉइंट पे क्या किया जाता है कि सोडियम क्लोराइड को एक्टिवली बाहर निकाला जाए, क्योंकि बाहर वैसी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, सोडियम खुद ब खुद बाहर मूव नहीं करेगा। यहाँ पे सोडियम को एक्टिवली बाहर निकाला जाता है, और क्यों बाहर निकाला जाता है? ताकि बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसमें जो वाटर किया है उसको दोबारा से कंपनसेट किया जा सके। और इसके इसी तरह से जब ये बिल्कुल नीचे वाले पॉइंट पे पहुंचते हैं तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होती है 1200। ये एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है जिसके जरिए से कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस की जा सकती है। इस पॉइंट पे सोडियम क्लोराइड की एक्टिव आउटफ्लक्स बाहर की तरफ जिसको एक्टिवली मूव किया जाता है, इसमें एक हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और वो हार्मोन एल्डोस्टेरोन है जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है। वाटर की रीअब्जॉर्प्शन का एक पॉइंट ये हो गया डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। इसके अलावा एक और पॉइंट भी है जहां से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो सकती है, और वो पॉइंट क्या है जी? कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करने के लिए भी एक हार्मोन इन्वॉल्व होता है, और उस हार्मोन का नाम है एडीएच और एंटी डायरेटिक हार्मोन, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब से सिक्रीट होता है। आज का हमारा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी, और आपने इसको एंजॉय भी किया होगा, बहुत सारे पॉइंट्स आपने नोट भी कर लिए होंगे। जिस पॉइंट पे आपको कंफ्यूजन हो वो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।